वेलकम टू द इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चेक कर लेते हैं कि हम अच्छे से लाइव हैं या नहीं। सीएसआर नेट क्रैक करने का फॉर्मूला है कॉन्सेप्ट। तो आई गेस हम अच्छे से लाइव हैं, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं। तो आज का लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है जो हमने कल डिस्कशन किया है एनालिटिक फंक्शंस का, उसे कंटिन्यू करेंगे। तो डिफरेंशिएबिलिटी और एनालिटिसिटी कंटिन्यू करेंगे और साथ साथ में हार्मोनिक फंक्शंस की भी बात करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं अपना और अनअकैडमी का, एंड देन वी कंटिन्यू। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है और मैं मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स ऑनर्स मास्टर्स करी है मैंने। एंड उसके अलावा मुझे मैथमेटिक्स में हायर मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए लगभग 5-6 साल हो गए हैं। तो आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट कर सकते हैं। बाकी का ट्रस्ट आपका लेक्चर देखने के बाद बन जाना चाहिए। आप इतना ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ, मैथमेटिक्स से आपकी दोस्ती करा सकते हैं। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बाकी आप लेक्चर देख के समझ जाएंगे। अनअकैडमी अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छे लोग हैं, क्योंकि मेरे जैसे अच्छे और सिंसियर टीचर्स को आप जैसे सिंसियर स्टूडेंट से मिलाते हैं, तो ये भी अच्छे लोग हैं। इनके बारे में जल्दी से थोड़ा सा जान लेते हैं। अनअकैडमी पे 2 टाइप के लेक्चर्स होते हैं। एक तो अपने होते हैं स्पेशल क्लासेस नाम के, जो कि फ्री लेक्चर्स होते हैं, और एक होते हैं पेड लेक्चर्स, जो कि 2 टाइप के होते हैं। एक तो प्लस टाइप के, एक आइकनिक टाइप के। ये 2 टाइप के सब्सक्रिप्शंस हैं जो आप ले सकते हैं पैसे देकर, पे कर कर, एंड आपको उसमें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो फ्री से ज़्यादा होते हैं। जो फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस होती हैं, उसमें आपको काफ़ी सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि सेशन बहुत इंटरैक्टिव बन जाता है, जैसे कि यू कैन participate in live chat, you can get all your doubts cleared in the class itself by sharing the pictures, polls में participate कर सकते हो, you can raise a hand, get notified, automatically generated lecture notes and so on। ये सारे फीचर्स पेड में भी होते हैं, पर पेड में कुछ एडिशनल होता है। तो पेड में 2 टाइप के हैं, प्लस और आइकनिक। इनर वाइट सर्कल में प्लस के बेनिफिट्स लिखे हैं, जैसे कि आपको टॉप एजुकेटर से पढ़ने को मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, क्विजेज और टेस्ट मिलेंगे, हर चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा और वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे। आइकनिक में आपको अंदर वाले 5 तो मिलेंगे ही, साथ में 5 और बेनिफिट्स मिलेंगे। पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, स्टडी प्लानर मिलेगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगी एंड टेस्ट एनालिसिस होगी। ठीक है, कुछ और अनाउंसमेंट्स हैं आगे बढ़ने से पहले। वो क्या है कि इन केस, वैसे तो आप मैथमेटिकल साइंसेस के स्टूडेंट होंगे तभी आप ये वीडियो देख रहे होंगे, क्योंकि मैं आपकी मैथ्स में नेट की प्रिपरेशन करा रही हूँ। पर बाई चांस कोई बच्चा है जो यहाँ पे बाई चांस है फ़िलहाल, एंड दे आर प्रिपेयरिंग फॉर लाइफ साइंसेज, तो वो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका नाम है आउटशाइन बैच, एंड दीज पीपल विल हेल्प यू टू प्रिपेयर फॉर लाइफ साइंसेज, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम 6 अक्टूबर, दैट इज़ टुमारो। आप मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए इशिका 10 कोड यूज़ कर सकते हैं इस कोर्स को परचेज करते हुए। ऐसे ही अगर आपको पेपर 1 की तैयारी करनी है तो 10 अक्टूबर से एक बैच स्टार्ट हो रहा है रैपिड रिविजन का, जो कि ये लोग करा रहे हैं। यू कैन ज्वाइन दिस, अगेन कैन यूज़ द सेम कोड इशिका 10, जिसे रेफरल कोड कहते हैं, फॉर डिस्काउंट। एंड अगर आप फिज़िकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं तो एक बैच स्टार्ट हो रहा है कल से फॉर फिज़िकल साइंसेस, तो आप ये वाला बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं किसी भी टाइप का, या तो आप ये बैच ज्वाइन करना चाहते हैं या इन जनरल कोई सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो आपको कैसे लेने में आपको बता देते हैं। दोनों टाइप के सब्सक्रिप्शन जिनके बारे में भी आपको बताया, आप ले सकते हैं। यू कैन आइदर गो फॉर प्लस और आइकनिक, एंड इशिका 10 कोड है जिसे रेफरल कोड कहते हैं, जो मेरे नाम को यूज़ करके यहाँ पे बना है। आप इसको यूज़ करके 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं अनअकैडमी के किसी भी पेड कोर्स पर। कैसे? जैसे सपोज आप CSR UGC नेट का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, यू कैन स्क्रॉल बिटवीन प्लस एंड आइकनिक। उसके बाद आपको ऐसे प्राइजेस दिखाई देंगे, इसमें से आपको एक सिलेक्ट करें। नीचे आपको एक गिफ्ट बॉक्स बना दिखाई देगा, जिसमें आपसे पूछेंगे इफ़ यू हैव अ रेफरल कोड। यहाँ पे आपको रेफरल कोड डालना है इशिका 10। छोटा सा अप्लाई का बटन आएगा जिस पे आप क्लिक कर दीजिए, तुरंत ही यहाँ पे 10% से सारे प्राइस रिड्यूस हो जाएंगे, एंड देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। बाय कंप्लीटिंग योर पेमेंट वाया एनी ऑफ द पेमेंट ऑप्शंस, आपको सक्सेसफुली सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। उसके बाद एक और फीचर है कि अगर आपको लगे क्लास में कुछ बहुत इनअप्रोप्रिएट है, आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं यूजिंग दिस फीचर। इंट्रोडक्शन को सुनने के लिए पेशेंटली बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं अपनी वीडियो पर। अपने फ़िलहाल 3 कोर्सेज लाइव हैं, कौन कौन से आपको बता देते हैं। पहला है अपना एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का कोर्स,
जो कि स्पेशल क्लासेस पे चलता है अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर। स्पेशल क्लासेस यानी कि फ्री क्लासेस, टाइमिंग रहती है 8 to 9 PM। आधा घंटा ऊपर या नीचे हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर रहें। इसकी वीक में एक्स्ट्रा क्लास भी हो सकती है। वेडनेसडे को फिक्स, कभी कभी एक्स्ट्रा क्लास होती है। आई विल अनाउंस अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास है ऑन वेडनेसडे इटसेल्फ, ताकि आप प्रिपेयर हो सकें। जो लोग अभी ज्वाइन करें, वेरी गुड इवनिंग। मंजू, सूरज, नुसरत, निशी, काली एंड दीप। दूसरा कोर्स अपना जो चल रहा है वो है लीनियर अलजेब्रा का। हर सैटरडे और हर संडेज़ की क्लास होती है। वीकेंड बैच में फ़िक्स 2 days 9 to 10:15 PM। 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है, वैसे फ़िक्स टाइमिंग है। और इसकी क्लास होती है अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल पर, जिस पे फ़िलहाल आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड तीसरा अपना चल रहा है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, जिसकी क्लास आज भी है। अभी जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अपनी क्लास है। इसके जो टाइमिंग्स हैं और डेज़ हैं वो हैं 5 days, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। टाइमिंग फ़िक्स 9 to 10:15 PM। 15-20 मिनट आगे पीछे हो सकता है। सेम यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अपन पढ़ रहे हैं। बेसिक्स अपन ने इस बुक से करे थे, अब हम एडवांस कर रहे हैं और हम दूसरी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरा एडवांस अपन इसी से करने वाले हैं और हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। इनफैक्ट कॉम्प्लेक्स में कोई टॉपिक है नहीं जिसको मैं इंपॉर्टेंट नहीं कहने वाली हूँ, तो आपको लगेगा मैम आप हर टॉपिक को तो इंपॉर्टेंट कहते हो, क्योंकि अब है सब इंपॉर्टेंट। पर हाँ, जिसमें से क्वेश्चन उठाया जाता है एनालिटिसिटी, उसमें से एक बहुत ज़रा ज़बरदस्त टॉपिक है। तो हम डिफरेंशियबिलिटी पढ़ रहे हैं, एनालिटिसिटी पढ़ रहे हैं। आपने कल परसों अच्छे से उस पर हमने चर्चा करी है। 2-3-4 दिन से हम कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एनालिटिसिटी पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल आपको मालूम है अपना पैटर्न, अपन थोड़ा सा क्वेश्चन से स्टार्ट करना प्रेफर करते हैं ना, ताकि पुराना टॉपिक आपको कितना याद है, बात भी रिवाइज हो जाए। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम अ क्वेश्चन। पास्ट ईयर पेपर का क्वेश्चन है गेट का 2013 का। वैसे मैं ज़्यादातर जो कराती हूँ पास्ट ईयर पेपर के ही होते हैं, बस मैं डेट वेट याद नहीं करती हूँ। पर आज चलो मैंने देखा एक क्वेश्चन दिख गया, मैंने कहा चलो ये भी बता देंगे कि 2013 का क्वेश्चन है, तो तुम्हें अटेम्प्ट करने में ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं कौन सॉल्व कर पाता है। सबको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। जो सही आंसर देगा बढ़िया बात है, वरना जो भी आंसर देगा बहुत बढ़िया बात है। तो सब ट्राई करना। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर आप देखोगे कि क्वेश्चन कैसा बनकर आता है। ठीक, तो लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन। एंटायर क्या होता है याद है? पहले यही बता दो ज़रा, कल बताया था। एंटायर फंक्शन क्या कहते हैं, किसको कहते हैं? तो लेट एफ बी एन एंटायर फंक्शन ऑन सी। हमें एक एंटायर फंक्शन गिवन है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट पर, ठीक है। सच दैट mod of f of z is less than equal to 100 times log of mod of z for each z such that mod of z is greater than 2। mod मतलब modulus। if f of iota is equal to twice iota, then f of 1 के बारे में क्या कहा जा सकता है? ए पार्ट। अब देखो एंटायर फंक्शन गिवन है और आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आपको लगेगा ये क्या पूछ रहे हैं। मतलब ये ऐसा क्वेश्चन है कि अगर आपको एंटायर, एनालिटिसिटी, डिफरेंशियबिलिटी थोड़ा कम बताई होती ना, तो मतलब तो भी ऐसा है कि आपको थोड़ा बहुत डिफरेंशियबिलिटी के कंसेप्ट से हो जाता। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन पकड़ता है। मस्ट बी टू, मस्ट बी आयोटा, must be 2 iota, and cannot be determined from the given data। बताएं जी क्या आंसर है? अच्छा क्वेश्चन है। बताएं सभी लोग। मंजू, निशी, नुसरत, सूरज, दीप, काली। अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन समझ में आ गया तो लिख दिया करिए कि सॉल्व करें, है ना, ताकि मुझे पता लग जाए कि सही मैं इंतज़ार करी तो जायज़ है ना। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक एंटायर फंक्शन गिवन है जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि मॉडुलस ऑफ एफ जेड, एंटायर फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर पे है तो उसका मॉडुलस का मतलब समझते ही हो आप, इट इज़ लेस देन इक्वल टू 100 times log ऑफ मॉडुलस ऑफ जेड। बस ऐसी ही कंडीशन गिवन है कि सेटिस्फाई करता है। और कौन से जेड की बात करें? वो सारे जेड सच दैट मॉडुलस ऑफ जेड इज ग्रेटर देन 2।
तो आपको बोल रहे हैं कि अगर एफ ऑफ आयोटा ट्वाइस आयोटा है तो एफ ऑफ 1 क्या होगा, बताएं। देखो ऐसे केस में क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप एग्जैक्टली एफ जेड निकाल लो जिसकी वो बात कर रहे हैं, पर क्यों निकालना है, इतनी मेहनत क्यों करनी है। दूसरा तरीका होता है कोई एग्जाम्पल ले लो जो कि गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा हो, और उस एग्जाम्पल के हेल्प से बाकी के बचे ऑप्शन जो है उन्हें डिस्कार्ड कर दो। अगर किस्मत अच्छी हुई और अगर 3 हमें गलत ऑप्शन मिल गए तो अपने आप ही जो एक बचा हुआ ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, है ना। और ये मल्टीपल, ये क्या कहते हैं, एमसीक्यू का क्वेश्चन है, मल्टीपल सिलेक्ट का नहीं, यानी कि एक ऑप्शन इसमें सही होगा। तो आपके पास ऑलरेडी हिंट है कि एक ही ऑप्शन सही होगा। तो अब बताएं कि क्या आपका आंसर बनता है। हमारे पास 2 आंसर्स आए बाय मंजू एंड निशी, ए पार्ट। अच्छा, आपको एक और बात मालूम है, सबको भूल जाते हैं आप लोग, मुझे रोज क्यों याद लानी पड़ती है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं तो याद होना चाहिए कि आपको आंसर देते वक्त रीज़न बताना है। तो रीज़न बताएं तुरंत जल्दी से, कैसे आपको पता चला कि ए पार्ट है या नहीं है ना। और बाकी लोग बताएं फिर। निशी ने बताया नहीं, निशी ने नहीं बताया, मंजू और निशी ने आंसर दिया ए पार्ट। बाकी लोग बताएं। सूरज ने कहा बी पार्ट, रीजन बताते जाएं। सूरज ने कहा एफ कांस्टेंट है। सूरज, जरूरी तो नहीं है कि कांस्टेंट फंक्शन ही ऐसी कंडीशन सेटिस्फाई करे, बट एफ कैन बी अ कांस्टेंट फंक्शन। या फिर वो कांस्टेंट ही होगा, पक्की बात है। नहीं, मैं पूछ रही हूँ, मैं बता नहीं रही हूँ। पक्की बात है कांस्टेंट होगा। और कौन सा कांस्टेंट फंक्शन होगा? मंजू ने कहा आयोटा को 1 से रिप्लेस कर दिया एफ ऑफ आई में। मंजू, ये तो बहुत ही बेकार लॉजिक लगाया आपने। देखो बच्चे, मंजू आपसे गलती हो गई है, आपने आई को वेरिएबल समझ लिया। आई यहाँ पे आयोटा है, वो तो कोई कांस्टेंट ऐसे कैसे रिप्लेस कर सकते हो? आई का मतलब आयोटा है, वेरिएबल नहीं है। फिर तो एक क्वेश्चन एलकेजी के बच्चे मतलब बहुत छोटे बात हो गई ना, ऐसा क्वेश्चन थोड़ी है। ठीक है मंजू, आई मतलब आयोटा, अपने आई को 1 से रिप्लेस कर दिया, यानी कि अपने आई को वेरिएबल मान लिया। अगर मैं आपको वो एक फंक्शन है जिसमें 2 जा रहा है 3 पर, बताओ एफ ऑफ 5 क्या आएगा? तो आप क्या करोगे, 2 को रिप्लेस कर दोगे 5 से? नहीं कर सकते ना, वैसी वाली बात है। आपको शायद कंफ्यूज हो गया, आपने आई को वेरिएबल मान लिया, कोई बात नहीं, हो जाता है, वो वेरिएबल नहीं है, वो हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करें, वो आयोटा है। ठीक है, 2 और आंसर हमारे पास आए हैं। काली ने कहा सी पार्ट और नुजरत ने कहा डी पार्ट। चले आंसर पर। द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट। सूरज ने सही पकड़ा है कि वो फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन हम लेके चल सकते हैं। ठीक है ना। अभी एंटायर फंक्शन पॉलिनॉमियल फंक्शन भी ले सकते हैं, कोई पॉलिनॉमियल फंक्शन भी क्या पता हमें इस टाइप का मिल जाए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा हो, या फिर कोई पॉलिनॉमियल और किसी और का यूनियन। पर हमें क्या करना है, हमें सही आंसर पहुंचने के बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका तो क्या है कि आप डायरेक्टली वो फंक्शन निकालो, दूसरा तरीका क्या है, आप एक एग्जाम्पल लेके चल लो और काउंटर एक क्या कहते हैं, एग्जाम्पल से हम ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। देखो गिवन कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला एक फंक्शन ले लेते हैं। आपको देखो फंक्शन कैसे लेट करना है, अभी ये सोचना है। उन्होंने कहा आयोटा पे ट्वाइस आयोटा दे रहा हो, अगर हम कांस्टेंट फंक्शन ले लें एफ जेड इक्वल टू 2 आयोटा फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अगर हम ऐसा ले लें तो फिर क्या होगा। वेरी गुड इवनिंग सौरभ, कैसे ठीक हुआ? हाँ, वो जो लैपटॉप थोड़ा सा थक गया था और मिसबिहेव कर रहा था, वो मैंने रीस्टार्ट करा, पर ये 3 दिन से ऐसा कर रहा है, जैसे मैंने वीडियो भेजी थी ना ग्रुप में, तो इसका कुछ करना पड़ेगा, मे भी डॉक्टर के पास लेके जाना पड़े। तो हाँ, मैं कंप्यूटर वाले अंकल को इसको दिखाऊंगी। हाँ, पर फिलहाल वीडियो चल गई है थैंकफुली। मैं कैंसिल ही करने वाली थी कि 15 मिनट से नहीं चल रही थी, मैंने मैनेजर को कॉल कर दिया था विक्की को, पर अभी चल गई है, तो फिर अच्छा चल गई है। तो क्या करते हैं हम, हाँ, तो हम कांस्टेंट 2 आयोटा मान के चलते हैं। अभी हमने मान के चला, मैं नहीं मालूम कि ऊपर वाली कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। अब देखो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, इसे पुट करके देखो।
मॉड ऑफ एफ जेड क्या आ जाएगा, निकाल लो। मॉड ऑफ एफ जेड मतलब कि 0 प्लस ट्वाइस आयोटा जो है इसका मॉडुलस निकाल लो, वो आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज 2, तो इसका मॉडुलस आ गया 2। हमें दिखाना है कि लेस देन रहना चाहिए राइट साइड से, राइट हैंड साइड के 100 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ जेड। मॉड ऑफ जेड इन्होंने कहा है हमेशा 2 से कुछ बड़ा लेके चलो, है ना। अब 2 से कुछ बड़ा लेंगे तो लॉग ऑफ 2 करके क्या आ जाता है, लॉग ऑफ 2 की वैल्यू मालूम है आपको। अगर हम बेस एक्सपोनेंशियल लेके चलें तो एक्सपोनेंशियल की क्या पावर करें कि 2 आ जाए, तो कुछ छोटा सा अब ले लो 0 पॉइंट समथिंग, तो 0.5 के आसपास ले लो, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर भी दोगे तो हमेशा क्या क्या रहने वाली है इसकी वैल्यू हमेशा बड़ी रहने वाली है, 40 50 ऐसे करके कुछ बड़ी रहने वाली है, तो ऑफकोर्स 2 इससे कम ही रहने वाला है, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करे। तो हमने जो गिवन फंक्शन कॉन्स्टेंट फंक्शन माना है वो अपनी कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है और साथ में ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम इस तरीके से इसको लेट कर सकते हैं। तो हमने दो कंडीशन के हिसाब से लेट कर लिया। अब बताना है कि एफ ऑफ 1 क्या होगा, तो अब देखो इस फंक्शन में देखो एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, तो 2i आयोटा आ रहा है, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे डायरेक्टली बी पार्ट टिक कर देंगे, ये सही तरीका नहीं है। एग्जाम्पल से हमेशा डिस्कार्ड कर सकते हैं कि कोई और फंक्शन भी तो मिल सकता है कंडीशन सेटिस्फाई करने वाला, तो डायरेक्टली टिक नहीं करना, गड़बड़ हो सकती है, पर बाकी के ऑप्शन डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं। अब ये कह रहा है कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू पक्का 2 आ जाएगी, इस फंक्शन में तो ऐसा नहीं हो रहा है, गलत कर दो। पक्का आयोटा आ जाएगी, गलत कर दो क्योंकि ट्वाइस आयोटा आ रही है। कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये भी गलत है, डिटरमाइन तो कर पा रहे हैं हम, एक एग्जांपल मिलकर जिसमें हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं, तो कैन नॉट बी डिटरमाइन वाली इन्फॉर्मेशन भी गलत है। एक ही ऑप्शन बचा चुपचाप, अब उसको तो चेक भी करने की जरूरत नहीं है, आंखें बंद करके टिक कर देना, फिर भी पढ़ लेते हैं, चलो थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं, इज्जत देते हैं। मस्ट भी आए, 2 आयोटा सही कह रहे हैं। समझ में आया कैसे किया हमने, एक एग्जाम्पल लेके चला ऐसे फंक्शन का कि जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करे। आप लोग कोई और फंक्शन ही बना के देख सकते हैं, वो सेटिस्फाई करता हुआ मिल सकता है, पर हमने एक आसान एग्जाम्पल लेके चला जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई करता है और अपना क्वेश्चन हो गया। अब गिवन फंक्शन एंटायर फंक्शन होना चाहिए था, ये एक और बड़ा हिंट था। हमने कांस्टेंट फंक्शन लेके चला है जो बिंदास पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एंटायर यानी कि एनालिटिक होता है, यानी कि डिफरेंशिएबल होता है। बस ये इंपॉर्टेंट हिंट था कि फंक्शन कोई ऐसा उटपटांग नहीं लेट कर सकते थे जो एनालिटिक ना हो, जो एंटायर ना हो। ठीक है, नुजरत कह रही मैम नया लैपटॉप ले लो, बिल्कुल बिल्कुल, पर अभी फ़िलहाल जो सैलरी आ रही है उससे काफ़ी सारी बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना, तो नया लैपटॉप इतनी जल्दी नहीं लेना चाहते हैं हम। और ऊपर से ना ये सब चीज़ें थोड़ी सी वैसी होती हैं, नेचर के लिए बायोडिग्रेडेबल नहीं होती हैं, ज़्यादा अच्छी नहीं होती हैं, तो जब तक चल सकते हैं चलानी चाहिए। और अपना तो मैक है तो इसमें तो वैसे भी थोड़ी पावर ज़्यादा होती है ना, तो अभी इसका इलाज कराते हैं और इसको ऐसे ज़्यादा चलाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, अच्छा क्वेश्चन था, चलें आगे। तो क्वेश्चन से हमने स्टार्ट किया ताकि आपको पता लगे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई कैसे करना है, पेपर में कैसे आएगा। आपने देखा क्वेश्चन पूछने का तरीका एग्जामिनर का क्या है, तो एंटायर एनालिटिसिटी इन सबको एग्जाम में कैसे भी यूज़ किया जाता है, एक बेसिक इनइक्वालिटी को और एक एंटायर के कंसेप्ट को उन्होंने रिलेट कर दिया। ठीक है, तो कल हमने कॉची-रीमन इक्वेशंस देखी थी, हमने एनालिटिसिटी डिफाइन करी थी। आज हम क्या करेंगे, इसी को एक्सटेंड करेंगे। हमने डिफरेंशिएबिलिटी हमने देखा था दैट डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाइज कॉची-रीमन इक्वेशन होल्ड। आज हम इसका कन्वर्स देखेंगे। डिफरेंशिएबिलिटी अगर है तो मतलब पक्की बात है कि कॉची-रीमन इक्वेशंस होल्ड कर जाएंगी, जिस भी पॉइंट पे जिस भी सेट पे डिफरेंशिएबल है फंक्शन उस जगह पे CR इक्वेशंस होल्ड कर जाएंगी, हमने कल पढ़ लिया था। आज हम सीखने वाले हैं कि इसका कन्वर्स कब होल्ड करता है। ज़रूरी नहीं है कि कॉची-रीमन इक्वेशंस होल्ड कर जाए तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, पर अगर एक दो कंडीशंस हम और ऐड कर दें तो ऐसी बात पक्का सच हो जाएगी, उसे हम कहते हैं सफिशिएंट कंडीशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, तो सफिशिएंट कंडीशन पढ़ते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की, यानी कि कॉची-रीमन इक्वेशंस को कैसे यूज़ करके हमें इम्प्लाई कर सकते हैं कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन या नहीं। इस थ्योरम को देखिए ध्यान से, क्या सबको थ्योरम ढंग से दिख रही है अच्छे से? तो ये थ्योरम पढ़ते हैं। क्या कहती है कि satisfaction of Cauchy-Riemann equations at a point z0 is not sufficient to ensure the existence of derivative। कुछ और कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। कौन सी कंडीशंस, वो ये थ्योरम बता रही है। तो अगर अपने पास एक फंक्शन है fz u प्लस आयोटा v, हम ऐसे लेके चलते हैं कोई जनरल फंक्शंस कि कोई उसका रियल कॉम्पोनेंट है, कोई उसका कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट है, तो ये रियल पार्ट है u और इमेजिनरी पार्ट है v, be defined through some epsilon neighborhood of point z0 and suppose that दो पॉइंट्स
पहली बात तो उसके सारे पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए यू के और वी के विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एवरीवेयर in the neighborhood of z0, and those partial derivatives must be continuous and should be satisfying Cauchy-Riemann equations. यानी कि सिर्फ Cauchy-Riemann equation satisfy करना काफ़ी नहीं है. पहली बात तो u और v के फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी. दूसरी बात, वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होने चाहिए x के रिस्पेक्ट में भी और y के रिस्पेक्ट में भी, एंड फिर वो Cauchy-Riemann equation सेटिस्फाई करते हो. तो इन तीनों बातों को मिला के हमें पता चलता है कि हाँ फिर फंक्शन उस पॉइंट z0 पे डिफरेंशिएबल हो जाएगा और डेरिवेटिव हमें मालूम ही क्या आ जाता है, u टाइम्स एक्स प्लस आयोटा v टाइम्स एक्स. आपको समझ में आएगी क्या बात हो रही है यहाँ पे? तो आपने देखा इसमें हमने दो कंडीशंस ऐड करी. अकेली Cauchy-Riemann इक्वेशन सफिशिएंट नहीं है. देखो, डिफरेंशिएबिलिटी इज सफिशिएंट टू शो दैट Cauchy-Riemann इक्वेशंस होल्ड, बट द कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू. यानी कि अगर Cauchy-Riemann इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पक्की बात है फंक्शन डिफरेंशिएबल हो उन पॉइंट्स पे जहाँ Cauchy-Riemann इक्वेशन होल्ड कर रही है. पर ऐसा तब सही हो जाएगा जब फंक्शन में जो u और v कॉम्पोनेंट्स हैं उनके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें और साथ में क्या हो जाए, साथ में वो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो जाए और फिर Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए. तो वही थ्योरम को दोबारा से लिख लेते हैं एक बारी. तो देसी भाषा में, तो मान लो कोई फंक्शन है अपना कॉम्प्लेक्स नंबर से कॉम्प्लेक्स नंबर्स तक डिफाइंड एज f ऑफ z इज इक्वल टू w. अब z को अपन x प्लस आयोटा वाई लिख सकते हैं, तो वी कैन थिंक ऑफ इट एज दैट इज f फंक्शन को x को y में चेंज कर दो, है ना. z बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, z को अपन लिख सकते हैं x प्लस आयोटा वाई, तो f x y लिख सकते हैं इस तरीके से, फंक्शन ऑफ x y प्लस आयोटा टाइम्स v फंक्शन ऑफ x y. देन अब हमें देखना है कि डेरिवेटिव्स का कब एग्जिस्ट कर जाएगा. इफ ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं. पहली बात, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ u एंड v विद रिस्पेक्ट टू x एंड y एग्जिस्ट, है ना. ये तो थ्योरम में लिखा था, हम थोड़ा आसान भाषा में लिखते हैं ताकि आपको याद भी रहे. ux uy vx vy एग्जिस्ट, ठीक है ना. बेसिक भी आई थी, थ्योरम में यही कह रही थी कि फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव u और v के एग्जिस्ट कर जाएं x और y के रिस्पेक्ट में. तो ये u के x और y के रिस्पेक्ट में और v के भी x और y के रिस्पेक्ट में. दूसरी बात, ये चारों लोग क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस हो जाए. तो ux uy एंड vx vy जो फंक्शंस आएंगे दे शुड बी ऑल कॉन्टिन्यूस फंक्शंस हो जाए. एंड तीसरी बात है कि Cauchy-Riemann इक्वेशंस ये सब लोग सेटिस्फाई कर जाएं. तो तीसरी बात है Cauchy-Riemann इक्वेशंस सेटिस्फाई कर जाएं लोग, दैट इज ux हो जाए vy के बराबर एंड uy हो जाए माइनस vx के बराबर. अगर ये तीन इक्वेशंस होल्ड कर रही हैं किसी भी फंक्शन की एट सम पॉइंट z0 बिलोंगिंग टू द डोमेन, ये फंक्शंस भी कॉन्टिन्यूस हो जाए एट पॉइंट z0 बिलोंगिंग टू द डोमेन, एंड सीयर इक्वेशंस भी होल्ड हो जाए एट सम पॉइंट z0 बिलोंग टू डोमेन, देन फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट z0. देन f ऑफ z इज डिफरेंशिएबल. उसी थ्योरम को थोड़ी सी देसी और समझने वाली भाषा में आपको मैं दोबारा बता रही हूँ. एट द पॉइंट z0 दैट इज f डैश z0 एग्जिस्ट, और क्या हो जाएगा वो, f डैश z0 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू u टाइम्स x प्लस आयोटा टाइम्स v ऑफ x. u ऑफ x यानी कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x प्लस आयोटा टाइम्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ v विद रिस्पेक्ट टू x. क्या सबको थ्योरम समझ में आ गई? इसी ज़बरदस्त थ्योरम को सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं. सफिशिएंट कंडीशन का मतलब समझते हैं, मतलब इतना काफ़ी है डिफरेंशिएबल फंक्शन को दिखाने के लिए. सफिशिएंट कंडीशन और नेसेसरी कंडीशन में किसको डाउट है अभी बता दो, एक्सप्लेन कर दूंगी अच्छे से. कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होता है एक स्टेटमेंट का और कन्वर्स क्या होता है, ये दोनों सेम चीज़ें होती नहीं. इसमें भी कोई डाउट है तो पहले बता दो, क्योंकि ये थ्योरम को समझने के लिए सारी बातें पता होनी चाहिए. अगर नहीं मालूम है तो अभी पूछ लो तो बता दूंगी. पहले भी बहुत बार बताया पर दोबारा बता दिया जाएगा. सौरभ कह रहे इसके पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते ना. डायरेक्टली आपसे Cauchy-Riemann इक्वेशन लगाने को कभी नहीं करेगा, ठीक है. डायरेक्टली कुछ नहीं कहेंगे, पर इस पे क्वेश्चन आते हैं गेट में और CSR में. गेट में बहुत ज़्यादा इसके ऊपर क्वेश्चन है, बहुत सारे, बहुत ज़्यादा Cauchy-Riemann इक्वेशन के ऊपर.
डायरेक्टली तो कहीं नहीं लिखा होगा। क्वेश्चन कैसा होगा, एक फंक्शन डिफाइन कर रखा होगा, अब पूछेंगे कि ऐसे पॉइंट निकाल लो जहाँ पे इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है या ऐसे जहाँ पे नहीं करता, या फिर ऐसे पॉइंट निकाल लो जहाँ पे एनालिटिक है जहाँ पे नहीं है। तो एनालिटिसिटी पे डायरेक्टली बहुत क्वेश्चन होते हैं, एंटायर फंक्शन का भी यूज करके हमने दिखाया आपको, तो ऐसे होते हैं। तो सौरभ सफिशिएंट कंडीशन बताएगा नहीं क्वेश्चन आपको, क्यों बताएगा सफिशिएंट कंडीशन यूज करो, ना ही बताएगा आपको कि कुछ यूज करो, वो तो डायरेक्टली एनालिटिसिटी पूछेगा आपको। अभी 3-4 मेथड, आज ये चौथा मेथड है, कल हमने 3 मेथड सीखे थे डिफरेंशिएशन के, कि डिफरेंशिएशन करके हम डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं, आज ये चौथा मेथड है। अभी हम जैसे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस खत्म होगी 10 मेथड कम से कम आपको डिफरेंशिएबिलिटी आपने सॉल्व करी भी हुई है, तो डिफरेंशिएशन के आ जाएंगे, याद है ना, लगभग 10 हमने निकाल लिए थे। तो अब उन 10 में से कोई मेथड आप यूज कर सकते हो, क्वेश्चन में आपको एनालिटिसिटी पे काम करना होगा, अब जो मर्जी मेथड यूज करो, ठीक है। क्या ये थ्योरम समझ में आ गई, आसान बात है ना। गीता कह रही है एक्सप्लेन प्लीज, यानी कि आपको स्टेटमेंट, हाइपोथेसिस, कंक्लूजन इसमें डाउट है तो एक बार दोबारा समझा देते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने 2 बातें कही हैं आपको। मैंने कहा कि डिफरेंशिएबिलिटी, अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो पक्की बात उसकी कॉची रीमन इक्वेशंस एग्जिस्ट करेंगी और होल्ड करेंगी उस पॉइंट पे जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो डिफरेंशिएबल एट z0 implies Cauchy Riemann equations hold for f at z0, ठीक है। तो जब मैंने ये स्टेटमेंट कही, इस पूरी को एक स्टेटमेंट कहते हैं जिसमें एक लेफ्ट हैंड साइड हो, एक राइट हैंड साइड हो, बीच में इंप्लीकेशन हो, इस पूरी चीज को क्या कहते हैं, स्टेटमेंट कहते हैं। दिस इज अ स्टेटमेंट, ये इसका फॉरवर्ड पार्ट है, सीधा सीधा लिखा हुआ पार्ट, ठीक है, स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट का ये जो बेसिकली लिखा हुआ है ना, P इम्प्लाइज Q, इसे स्टेटमेंट कहते हैं या फिर इसे फॉरवर्ड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट भी कह देते हैं। तो या तो स्टेटमेंट कह लो या कह लो फॉरवर्ड पार्ट ऑफ स्टेटमेंट, ये बात ठीक है। ये बात मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस में समझाई है, पर यहाँ पे शायद और न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद पहले मेरे से नहीं पढ़ा है, तो मैं इस बात को दोहरा रही हूँ। पर इसको एक बार जान जाओ तो जिंदगी में दोबारा मत भूलना, पूरे मैथ्स की लैंग्वेज है ये, बहुत काम की चीज़ है, तो अच्छे से देख लो, ठीक है। तो फॉरवर्ड पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है, ये P इम्प्लाइज Q होता है। मैं बोलूँ उसका कन्वर्स बताओ तो क्या हो जाएगा, अगर Q इम्प्लाइज P भी ट्रू हो जाए तो Q इम्प्लाइज P को कहते हैं कन्वर्स। अब कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं मालूम हमें, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, इसे कहते कन्वर्स है। तो दिस इज कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट। ये फॉरवर्ड है P इम्प्लाइज Q, उल्टा कर दो Q इम्प्लाइज P, इन दोनों की पोजीशन चेंज करी, दैट इज कन्वर्स। अब है एक होता है तीसरा पार्ट सबसे ज्यादा जबरदस्त, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। वो कहता है नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। ये कहाँ से आया, फर्स्ट पार्ट यानी कि फॉरवर्ड पार्ट एंड थर्ड पार्ट कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा साथ में ट्रू होते हैं। अगर फर्स्ट पार्ट ट्रू है तो थर्ड पार्ट पक्का ट्रू होगा। सेकंड कब ट्रू है हम कुछ नहीं कह सकते, वो हो सकता है नहीं हो सकता, पर अगर फॉरवर्ड ट्रू है तो पक्का थर्ड पार्ट ट्रू होगा, इसे कहते हैं कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ठीक है, समझ गए। तो कन्वर्स होता है ऐसे, ये होता है कॉन्ट्रा पॉजिटिव, नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। अब अपनी क्वेश्चन पर आते हैं जो हम काम कर रहे थे। तो यहाँ पे P ये था, P को कहते हैं हाइपोथेसिस, Q को कहते हैं कंक्लूजन, और ये है इम्प्लीकेशन का साइन। तो P इम्प्लाइज Q यानी कि हमें गिवन स्टेटमेंट है। अब इसका कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स होगा इसका कि कॉची रीमन इक्वेशन डिफरेंशिएबिलिटी इम्प्लाई कर दे, वो हमेशा होल्ड नहीं करता। तो दिस इज द स्टेटमेंट, ये पक्का होल्ड करती है। कन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का नाम S1 रख देते हैं। तो कन्वर्स ऑफ above statement is not always true। इस स्टेटमेंट का कन्वर्स हमेशा सच नहीं है। इसका मतलब कि अगर कॉची रीमन इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएं z0 पे तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी कि Q इम्प्लाई P ये हमेशा सच नहीं है, इज नॉट ऑलवेज ट्रू। तो कन्वर्स तो हमेशा सच नहीं है, पर अगर स्टेटमेंट सच है तो अपने आप ही इसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव सच है। यानी कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का एक और तरीका आपके पास आ रहा है। कॉची रीमन इक्वेशंस होल्ड करती हैं तो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते कि डिफरेंशिएबल है फंक्शन, पर अगर कॉची रीमन इक्वेशंस होल्ड नहीं करती तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है ना।
दैट इज इफ Cauchy-Riemann equations hold for some function f of z, that is a complex valued function, at some point z naught, then fz can be differentiable or cannot be differentiable. कुछ नहीं कह सकते. fz can or cannot, या डायरेक्टली f dash z naught लिख देते. f dash z naught can और cannot exist, may और may not exist लिख दो, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश है ना. तो हो सकता है एग्जिस्ट कर भी जाए, हो सकता है ना भी एग्जिस्ट करे, कोई बात नहीं है. ये क्योंकि ये क्या है, ये कन्वर्स है, तो मे और मे नॉट एग्जिस्ट, कन्वर्स होल्ड करे जरूरी नहीं है. पर अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन होल्ड नहीं करती तो पक्का फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है. इफ Cauchy-Riemann इक्वेशंस डू नॉट होल्ड, देन for sure fz then f dash z naught does not exist. d any मतलब does not exist. समझ में आ गया. ये पार्ट, ये कन्वर्स वाली स्टेटमेंट है, ये है कॉन्ट्रा पॉजिटिव. अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा सच होता है, कन्वर्स ट्रू जरूरी नहीं है. सबको समझ में आ गया. पूरी मैथ्स में 3 बातें बहुत काम की चीज़ होती हैं. तो डिफरेंशियबिलिटी Cauchy-Riemann इक्वेशन को इम्प्लाई करती है, पर Cauchy-Riemann इक्वेशन डिफरेंशियबिलिटी को इम्प्लाई नहीं करती, यानी कि इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है. पर कॉन्ट्रा पॉजिटिव हमेशा ट्रू होता है, यानी कि अगर Cauchy-Riemann इक्वेशन होल्ड नहीं करती तो फंक्शन कतई डिफरेंशिएबल नहीं होगा. अब सफिशिएंट कंडीशन पर आ गए. ये नेसेसरी कंडीशन भी है, ये सफिशिएंट कंडीशन है, नेसेसरी भी है, ये सफिशिएंट भी है साथ में. नेसेसरी क्या है कि अगर नेसेसरी इसलिए नहीं कह सकते ना इसको कि डिफरेंशियबिलिटी के लिए सिर्फ यही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं इसको चेक करने के. पर ये है कि हाँ, अगर अपना जो है ये तीनों चीज़ें बातें हो जाएं कि ये लोग हैं एग्जिस्ट कर जाएं, ये लोग कॉन्टिन्यूस भी हो जाएं और ये लोग Cauchy-Riemann इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएं, तो हम कह देंगे फंक्शन डिफरेंशिएबल है. चलेगा. अब एक एग्जांपल देख लेते हैं ताकि सफिशिएंट कंडीशन है ना जो हमें समझ में आ जाए कि इसको यूज़ कैसे करना है. हो जाए एग्जाम्पल. तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू क्या ही ले लें, एक्सपोनेंशियल जेड. ठीक है ना. ई जेड जानते हैं सब इसको, और डोमेन इसकी क्या है, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसकी रेंज भी क्या आ जाएगी, पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर. देन फाइंड z where fz is differentiable. अब देखो क्वेश्चन में कहाँ पूछा है, कहीं पर Cauchy-Riemann इक्वेशंस का या सफिशिएंट कंडीशन का नाम क्यों पूछेगा, वो ऐसा कुछ पूछेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी पूछेंगे. तो अब इन्होंने क्या कहा है, फंक्शन ये गिवन है, अब ऐसे पॉइंट ढूंढो जिसपे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए. ये डोमेन है तो डोमेन के कौन से पॉइंट से फंक्शन डिफरेंशिएबल है ये निकालो. हमें मालूम है कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का तरीका Cauchy-Riemann इक्वेशन होता है. Cauchy-Riemann इक्वेशन होल्ड ना करें तो डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं होएगा, है ना. और Cauchy-Riemann इक्वेशन अगर होल्ड कर जाए तो साथ में 2 और कंडीशन सेटिस्फाई करने पे हम कह देंगे कि फंक्शन उन पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल है. कौन से 2 और पॉइंट्स, कि उसके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और वो कॉन्टिन्यूस हो जाए. तो अब Cauchy-Riemann इक्वेशन की सफिशिएंट कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फंक्शन को x और y में चेंज करना होता है. तो z को पुट कर दो x प्लस आयोटा y. तो इन आर गिवन फंक्शन पुट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. तो f ऑफ z क्या आ जाएगा, f ऑफ x प्लस आयोटा y विच गिव्स अस e रेज़ पावर x प्लस आयोटा y. ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल x इंटू एक्सपोनेंशियल आयोटा y. इस पार्ट को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos y प्लस आयोटा साइन y. अब बताओ u और v अपने पास क्या आ गए, f ऑफ z इज इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई में हमने चेंज कर दिया, क्या क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल x cos y प्लस आयोटा टाइम्स एक्सपोनेंशियल x साइन y. आप सबने कहा कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाएगा, पर हमें तो यहाँ पे वर्किंग रूल सीखना है ना, क्योंकि हमें इसका तो मालूम है
पेपर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन का थोड़ी पूछेंगे, पेपर में कुछ और पूछा जाएगा। तो अब जो हमें मालूम है उसकी हेल्प से सीख रहे हैं ताकि हम दूसरे फंक्शंस पे लगा सकें। चलेगा नुसरत? सौरभ आपका आंसर सही है। आपको मेथड लगाना आता है? आता तो अच्छी बात है, तो आगे बताएं कैसे गाइड करें, वरना इसे भी समझे और साथ साथ में बताते रहें, कुछ तो बताएं। ठीक है, यू और वी के आगे अपने पास इस फंक्शन को कहते हैं यू फंक्शन, और आयोटा के अलावा बाकी बचे फंक्शन को कहते हैं वी फंक्शन। दोनों एक्स और वाई में फंक्शन आ गए, तो हमने फंक्शन को चेंज कर लिया यू प्लस आयोटा वी की फॉर्म में। तो फंक्शन के आगे अपने पास एफ जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में क्या आ गया, यू एक्स वाई प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स वाई, जहाँ पे यू क्या है, वेयर u is equal to exponential x into cos y and v is equal to exponential x into sin y। ठीक है, अब अगला क्या काम करना है, बिल्कुल सर आपने कहा अब इसके डेरिवेटिव्स निकालते हैं। वो कौन से डेरिवेटिव्स, पार्शियल डेरिवेटिव। तो अब इसका पहला स्टेप करना है, हमने सबसे पहले क्या किया, फंक्शन को u और v में निकाल लिया। अब यहाँ से स्टेप्स काम स्टार्ट होते हैं, इसके पार्शियल डेरिवेटिव निकालना शुरू करते हैं। तो u का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बताओ क्या आएगा, एंड विद रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा। अब फंक्शन ऑफ x और y ये आ जाएगा, है ना। ऐसे ही बताओ v का, ये फर्स्ट स्टेप ही है तो उस पर फर्स्ट स्टेप ही लगा रहने देते हैं। v का क्या आ जाएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y। क्या आएंगे ये लोग बता दो जरा। तो हमने कि ये मैच हुआ तो ठीक बना नट, बिल्कुल सर अब ऐसी बात है, बता दो जरा। तो यू एक्स आ जाएगा, u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो तो y कांस्टेंट है, तो cos y एज इट इज कांस्टेंट, और x के रिस्पेक्ट में करो तो एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x, y के रिस्पेक्ट में करो तो x कांस्टेंट, तो एक्सपोनेंशियल x कांस्टेंट, और cos y का हो जाएगा माइनस साइन y। ठीक है, अब ऐसे ही वी एक्स निकालते हैं, v का विद रिस्पेक्ट टू x यानी कि साइन y कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल x का एक्सपोनेंशियल x हो गया, वी वाई यानी कि y के रिस्पेक्ट में तो क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल x कांस्टेंट, और साइन y का हो जाएगा cos y। अब ध्यान दीजिए यू एक्स और वी वाई बराबर आ रहे हैं ना, तो पहली कॉची में इक्वेशन होल्ड हो गई, तो दूसरा पार्ट हम देख रहे हैं कि यू एक्स जो है बिंदास वी वाई के बराबर आ गया, तो कॉची में इक्वेशन एक तो होल्ड हो गई और दूसरी भी देख लेते हैं, यू वाई माइनस वी एक्स के बराबर आना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सेम है, बस नेगेटिव साइन का फर्क है, बिल्कुल तगड़ी बात। तो कॉची में इक्वेशन होल्ड कर गई। अब तीसरी बात क्या है, तीसरी बात है कि ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होने चाहिए, कॉन्टिन्यूअस। क्या सारे लोग कॉन्टिन्यूअस फंक्शन हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, ये भी कॉन्टिन्यूअस है, क्योंकि अगर दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन कैसे चेक करते हैं, हमने एक थ्योरम पढ़ी है कॉन्टिन्यूटी के ऊपर कि अगर दो फंक्शन जो आपस में कॉन्टिन्यूअस है उनका प्रोडक्ट भी कॉन्टिन्यूअस होता है। एक्सपोनेंशियल जबरदस्त कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही साइन वाई और इसके केस में तो ये चारों कॉन्टिन्यूअस भी है, तो यू एक्स यू वाई वी एक्स वी वाई आर कॉन्टिन्यूअस। ऑल गुड, बिल्कुल सर आपने सही कहा, ऑल गुड, सारी कंडीशन बढ़िया सेटिस्फाई हो रही हैं, क्वेश्चन में इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, सबके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहे हैं, और सबके फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ पे है, कॉन्टिन्यूअस है। कौन कौन से पॉइंट्स पे, यहाँ पे कोई भी एक्स वाई पुट करें कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं आ रही ना, तो सारे एक्स वाई पे ट्रू है। तो क्योंकि फॉर ऑल z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स ये तीनों कंडीशन होल्ड कर रही हैं, देयरफॉर f डैश z एग्जिस्ट फॉर ऑल z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, f डैश z एग्जिस्ट, एंड f डैश z r क्या जाता है जरा बता दो, इट इज u टाइम्स x प्लस आयोटा टाइम्स v टाइम्स x। बस अब जो निकाला है उसको चिपका दो, u x क्या आया था, ये आया था cos y एक्सपोनेंशियल x, तो cos y एक्सपोनेंशियल x प्लस आयोटा टाइम्स वी एक्स क्या आया था, ये आया था साइन y एक्सपोनेंशियल x, इसको भी लिख दो साइन y एक्सपोनेंशियल x। अब हमें इसे z की टर्म में लाने का मन कर रहा है, मैम क्वेश्चन तो z की टर्म्स में था पर ये जो आंसर है तो एक्स वाई की टर्म में आ गया, तो परेशान किए हो तो ले आते हैं, एक्सपोनेंशियल x कॉमन लो, cos y प्लस आयोटा साइन y। किसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर अलग अलग ऐसे करने की कोशिश करो, तो आप देखोगे एक्स और वाई के टर्म्स जैसे ही आप अलग करोगे आपके पास कुछ ना कुछ दिखने लग जाएगा, आपको दिख रहा है।
वापस से उसी फॉर्म में आ गया एक्सपोनेंशियल x प्लस आइटा y, और इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल ऑफ z। देयरफॉर f डैश z इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल z, जहाँ पे हमें फंक्शन क्या गिवन था ऑलरेडी, एक्सपोनेंशियल z गिवन था फॉर ऑल z बिलोंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमें डेरिवेटिव मिल गया, एंड डेरिवेटिव क्या आ गया खुद का खुद एक्सपोनेंशियल z, एंड साथ में कौन कौन से पॉइंट पे एग्जिस्ट करता है, पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर पे, तो हमने वो भी ढूंढ लिया। सबको समझ में आ गया, मेथड समझ में आ गया अच्छे से, और आपने देखा कि कैसे पूछना चाहेगा क्वेश्चन में। चले आगे, सब सही है यहाँ तक। अब हार्मोनिक क्या होता है वो डिफाइन करते हैं। एनालिटिसिटी तो आपको चेक करनी कल आ गई थी, एनालिटिसिटी के लिए डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी होती है, डिफरेंशियबिलिटी की आज हमने सफिशिएंट कंडीशन एक और नई चीज़ सीख ली है। अब देखते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़, हार्मोनिक क्या होता है। पहले तो इन जनरल बताओ हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, ये सबने इंटीग्रल कैलकुलस में या फिर रियल में कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा। इन फंक्शन को सब जगह यूज़ करते हैं, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में, मैकेनिक्स में, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट में ज़रूर इनका दर्शन किया होगा। इनफैक्ट 11th-12th में भी इसको पढ़ा होगा, फिजिक्स अगर पढ़ी होगी तो बताओ हार्मोनिक फंक्शन क्या होते हैं। किन टाइप के फंक्शंस को हार्मोनिक फंक्शन कहा जाता है। सबसे पहले तो हम कोई दो वेरिएबल का फंक्शन लेते हैं, तो अगर u कोई फंक्शन है दो वेरिएबल का, अब मान लो कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है ना, तो ये फंक्शन है कहाँ से, r क्रॉस r से लेकर इसकी वैल्यू जो है कोई रियल वैल्यू ही आ रही है, तो ये कैसा फंक्शन है, r क्रॉस r से लेकर r तक मान लो ऐसा टाइप का कोई फंक्शन है, देन u इज सेड टू बी हार्मोनिक। कब कहते हैं इसको हार्मोनिक, बताएं जी। बिल्कुल सही सौरभ, जब वो लैपलेस इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए, व्हेन इट सेटिस्फाइज कौन सी कंडीशन, लैपलेस इक्वेशन बता दो सौरभ क्या होती है, इट सेटिस्फाइज डेल स्क्वायर यू इज इक्वल टू 0। सुना होगा, इसी को कहते हैं लैपलेस इक्वेशन। इसी को दोबारा अच्छे तरीके से लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, u का डबल पार्शियल डेरिवेटिव, यानी कि u का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x दो बारी, प्लस u y पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y दो बारी इज इक्वल टू 0। इसको लिखने का एक और तरीका, आपने जो भी शक्ल देख लो, आपको इस तीन शक्लें बतानी, तीनों शक्लों से आपको पहचान में आ जाएगा हो क्या रहे। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। याद आ गई, तीनों शक्लें पड़ी हुई हैं, तीनों में से कोई ना कोई एक शक्ल से तो याद आ ही गया होगा, है ना। बिल्कुल सूरज और सौरभ आपने सही बताया। तो इसको हम कहते हैं एक हार्मोनिक फंक्शन। हार्मोनिक क्या हो गया जी, जो ऐसी टाइप की हरकत करे, कैसा करे कि अगर उसका हम एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में दो बारी करके डिफरेंशिएट पार्शियल डेरिवेटिव निकालें, फिर दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उन दोनों डेरिवेटिव्स का सम कर दें तो 0 आ जाए जी, इसको कहते हैं हार्मोनिक फंक्शन। ठीक है, सही है यहाँ पर, अच्छा, बहुत अच्छी बात है। कोई हार्मोनिक फंक्शन का एग्जाम्पल देना चाहेंगे आप, चलो एक मैं देती हूँ, बाकी आप लोग देना, तब तक हम एक वेरीफाई करते हैं, तब तक आप लोग भी और हार्मोनिक फंक्शन बताइए हमें। एक्सपोनेंशियल एक्स वाई, एक्सपोनेंशियल एक्स इंटू कॉस ऑफ वाई, ये दो वेरिएबल का फंक्शन है, ठीक है। देखते हैं ये हार्मोनिक है या नहीं, चेक करते हैं, करें चेक, तब तक आप लोग भी कोई एग्जाम्पल दें, सब लोग दे सकते हैं हार्मोनिक फंक्शन का एग्जाम्पल, देते जाएं, ठीक है, या कोई भी एग्जाम्पल दें, निकल जाएगा हार्मोनिक तो बढ़िया, वरना कोई बात नहीं, हमने तो चेक ही करना है। देखते हैं कि हार्मोनिक है या नहीं, करें चेक। क्या चेक करना है, कोई भी फंक्शनों में क्या चेक करना है, इसका एक बार दो बार पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में निकालना है और वाई के रिस्पेक्ट में निकालना है, ये काम है अपना। तो ये काम करते हैं, ये काम करना है और ये करना है, ठीक है। तो लेट अस चेक इफ इट इज हार्मोनिक और नॉट, करते हैं चेक। तो गिवन के अपने पास ये फंक्शन है, पहले इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव एक बार निकालो, तो कॉस वाई क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार ही करेंगे तो एक्सपोनेंशियल एक्स ही रहेगा, दोबारा से एक्स के रिस्पेक्ट में करो, कॉस वाई फिर से कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल रिस्पेक्ट करेंगे तो वही आ जाएगा। अरे वाह, कुछ नहीं बदला इसके साथ तो। अच्छा, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं एक बारी, एक्सपोनेंशियल एक्स एज इट इज कांस्टेंट, वाई के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस साइन वाई। अब एक और बार वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्स कांस्टेंट, दोबारा से माइनस साइन वाई का क्या हो जाएगा, माइनस बाहर रख लेते हैं, साइन वाई का हो जाएगा कॉस वाई, ठीक है। अब क्या करते हैं, एफ डबल एक्स प्लस एफ डबल वाई करके देख लेते हैं,
बेसिकली हमें डेल स्क्वायर एफ निकालना है, वो ज़ीरो आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, ये क्या आ गया, एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस वाई माइनस एक्सपोनेंशियल एक्स कॉस वाई। अरे वाह, ज़ीरो ही तो आ रहा है बढ़िया से। देयरफॉर एफ ज़बरदस्त कैसा फंक्शन है, एफ फंक्शन था पूरे आर स्क्वायर से आर तक, और ये ज़बरदस्त कैसा बन गया, हार्मोनिक। ठीक है हार्मोनिक, सब सेटिस्फाइड है। आसान चीज़ है, कोई मुश्किल बात तो नहीं चेकिंग इसकी, बहुत अच्छी बात है। कांस्टेंट फंक्शन के बारे में क्या ख्याल है आपका, हार्मोनिक होता है कि नहीं? बिल्कुल, सौरभ ने एग्जाम्पल दिया, हम सौरभ का एग्जाम्पल यूज़ करें। तो कह रहे मैम कोई कांस्टेंट फंक्शन ले लो, तो कोई भी k वैल्यू ले लो, k इज़ अ फिक्स रियल कांस्टेंट। ठीक है, चलो दोबारा निकालते हैं, काम पे लग जाओ। अब कांस्टेंट का पार्शियल डेरिवेटिव फर्स्ट भी जीरो होगा, इसमें तो मेरे को लगता है आगे जाने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप ओरली कर लेते, पर चलो ठीक है, हमारा फ़र्ज़ है, एक बार नया नया टॉपिक है तो लिख के बता दो। डबल डेरिवेटिव करोगे तो क्या आ जाएगा, वो भी ज़ीरो आ जाएगा। अब क्या करना है, इनको ऐड करना है बस। तो डेल स्क्वायर एफ निकाल लो, क्या आ जाएगा, एफ एक्स एक्स प्लस एफ वाई वाई, ज़ीरो प्लस ज़ीरो तो बढ़िया ज़ीरो होता है, लैप्लेस इक्वेशन होल्ड हो गई, देयरफॉर एफ इज़ हार्मोनिक। तो हर कांस्टेंट फंक्शन ज़बरदस्त हार्मोनिक फंक्शन होता है। थैंक यू सौरभ आप एग्जाम्पल के लिए। और कोई एग्जाम्पल? काली ने दिया मैम एक्स इंटू वाई ले लो, देखते हैं हार्मोनिक आएगा नहीं। कौन कौन मानता है आ जाएगा? ये बहुत देर से एफ नाम रख लेना, कोई और नया नाम रखते हैं, नाम बदल बदल के काम करना चाहिए। तो वी ऑफ एक्स वाई रख लेते हैं। तो क्या कहना है कि एक्स इंटू वाई ले लीजिए। अब निकालिए इसका, पहले एक्स के रिस्पेक्ट में फिर डबल एक्स, तो आप देखेंगे आ ही जाएगा ज़बरदस्त, ये भी आ रहा है ना, सबको पता चल रहा है, वी ऑफ वाई वाई। तो वी ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, वाई को कांस्टेंट मान लो, एक्स का हो जाएगा 1, दैट इज वाई। अब वी ऑफ एक्स एक्स, अब वाई कांस्टेंट है तो 0, वी ऑफ वाई एक्स को कांस्टेंट, वाई का 1, वाई वाई एक्स को कांस्टेंट 0, डेल स्क्वायर v is vxx plus vyy which is equal to 0 plus 0 ज़बरदस्त 0, therefore given function is harmonic। कौन से पॉइंट्स पर हार्मोनिक है? जिस पॉइंट पे सेटिस्फाई कर उसी पे हार्मोनिक है, पर सारे एक्स वाई पे सेटिस्फाई कर रहा है, कोई कंडीशन नहीं आ रही है, तो फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंगिंग टू आर स्क्वायर। समझ में आ गया सबको? और एग्जाम्पल की तो जरूरत नहीं है, हार्मोनिक समझ में आ गया। अब है हार्मोनिक, हमने पढ़ा क्यों है यहाँ पे मैम, वही तो इम्पॉर्टेंट बात है। तो वो इम्पॉर्टेंट बात है थ्योरम। अगर कोई फंक्शन अपने पास एनालिटिक है तो जो उसके रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स हैं वो पक्का क्या होंगे, हार्मोनिक होंगे, हार्मोनिक फंक्शंस होंगे। मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल उठाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने ऐसे उठाया था, मैंने क्या किया था, मैंने ऊपर स्क्रॉल किया था चुपचाप, और मैंने देखा था कि जो अपना एक कंपोनेंट आया था ना, ये वाला रियल वाले कंपोनेंट, उसको उठा के यहाँ पे चुपचाप चिपका दिया था और बोला था देखो ये हार्मोनिक है। तो वही चीज़ मैंने की थी जो अब इस थ्योरम से आपको सिखाया जा रहा है कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन हो, लेट एफ कोई कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है सच दैट एफ ऑफ जेड कुछ भी डब्ल्यू डिफाइन कर दो, देन दैट इज एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू u प्लस आयोटा वी। यू और वी क्या होते हैं, एक्स और वाई के फंक्शन होते हैं। देन u and v are harmonic functions। ठीक है ना? तो अगर अपने पास ऐसा है कि कोई एनालिटिक फंक्शन गिवन है तो उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं वो पक्का हार्मोनिक होते हैं। ठीक है, अब आपके पास दुनिया जहान के क्या आ गए, हार्मोनिक फंक्शन का एग्जाम्पल। दुनिया जहान के हार्मोनिक फंक्शन का एग्जाम्पल देते जाएं। अब तो आप दे सकते हैं। अब देखो, आपको मालूम है दुनिया का हर पॉलिनोमियल जो है वो कैसा होता है, ज़बरदस्त डेरिवेटिव उसका एग्जिस्ट करता है, वो एनालिटिक फंक्शन होता है। तो मैं कहूँ जेड रेस पर छोटा लेते हैं, जेड स्क्वायर प्लस 1, ये कैसा है, बहुत अच्छा फंक्शन है। कैसा फंक्शन है, एनालिटिक है। तो इट इज़ एनालिटिक, इन फैक्ट ये तो एंटायर फंक्शन है। एनालिटिक कहाँ पर है, ऑन एंटायर कॉम्प्लेक्स प्लेन, देयरफॉर दिस इज एंटायर, तो बढ़िया सा एंटायर फंक्शन है। अब इसके कॉम्पोनेंट्स कैसे होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। कॉम्पोनेंट जल्दी बताओ, निकाल के देखते हैं कौन अच्छे से निकालता है। आसान काम है, बस एक्स और वाई में निकालना है। तो जेड की जगह एक्स प्लस आईटा वाई पुट करो, अब बताओ क्या आ रहा है,
अनमोल सिंह, प्रणाम जी, कैसे हैं आप? जल्दी बताओ एक्स और वाई के टर्म्स में क्या आ जाएगा? तो z की जगह पुट कर दो x प्लस आइटा वाई, ये आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई। क्या हो गया ये मार्कर जी, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए। x प्लस आयोटा टाइम्स वाई, शायद मैंने चार्जर ऑन नहीं करा है, अरे शिट। बच गया, अभी लैपटॉप ऑफ हो जाता तो डिस्कनेक्ट हो जाती क्लास। चार्जर ऑन हो गया, सब ठीक है, टाइम पे याद आ गया। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर प्लस 1। थैंक यू इस टाइम पे याद दिलाने की, अच्छे हो तुम। अब बताओ क्या आ जाएंगे इसके? x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या हो जाता है, -1, तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस आयोटा एक्स वाई प्लस 1। ये क्या आ जाएगा, बिना आयोटा वाले पार्ट को u कह देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, और आयोटा वाले पार्ट को v कह देते हैं, आयोटा टाइम्स ट्वाइस एक्स वाई। तो अपने पास आ गया u फंक्शन। सौरभ कह रहे हैं इंटायर फंक्शन में वो इन्फिनिटी वाला पॉइंट लेते हैं ना। सौरभ क्या पूछ रहे हो, मेरे को समझ नहीं आई बात। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड v फंक्शन आ जाएगा ट्वाइस एक्स वाई। अब ये हार्मोनिक होंगे हमें मालूम है क्योंकि थ्योरम पढ़ी है, पर हम क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं। जल्दी से करें चेक, तो जल्दी से चेक कर लो। तो पहले u की चेकिंग फिर v की चेकिंग। चेक कर लो जल्दी से, बताओ आ के रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो पहले निकाल लो u का x कॉम्पोनेंट, तो हमारे पास कुछ आंसर्स आए हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल बिल्कुल। तो मंजू ने सही बताया v फंक्शन, निशी ने, नुजरत ने, काली ने, अच्छा है, सब सही बता रहे हैं। वेरी गुड इवनिंग अक्षय, कैसे हैं आप? अक्षय अनमोल, आप दोनों लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं, चलता है। अब सॉल्व कर लो क्वेश्चंस। हाँ, तो जल्दी बताओ ये हार्मोनिक है नहीं, जल्दी से तुरंत चेकिंग करो। क्या करना है आपको, चेक करना है कि यू एक्स एक्स यू वाई वाई ऐड करके 0 आ जाए। करते हैं, तो यू एक्स निकालो, क्या आएगा, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो बाकी सब कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा ट्वाइस एक्स बस। अब एक्स के रिस्पेक्ट में एक बार और करो तो आ जाएगा 2। अच्छा, अब यू वाई के रिस्पेक्ट में करो तो क्या आएगा, बाकी सब कांस्टेंट, ये आ जाएगा माइनस ट्वाइस वाई। अब एक और बार वाई के रिस्पेक्ट में करो तो -2, दिख ही रहा है आपको। इन दोनों को जरा चुपचाप ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, यू एक्स एक्स प्लस यू वाई वाई इज इक्वल टू 0। आ रहा है ना, 2 + -2 0, देयरफॉर u इज हार्मोनिक। तो कितना अच्छा हार्मोनिक फंक्शन का एग्जांपल मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना। आप ऐसे जितने मर्जी हार्मोनिक फंक्शन बना सकते हो, जितने चाहो उतने बना पाओगे, ठीक है। v का भी जल्दी से चेकिंग कर लेते हैं। वी एक्स निकालो, क्या आएगा, एक्स के स्टेप में करोगे ट्वाइस वाई। वैसे हमने किया था अभी, तो उससे डायरेक्टली भी कह सकते हो, क्योंकि अगर एक फंक्शन हार्मोनिक है उसका स्केलर टाइम करके भी हार्मोनिक ही रहेगा। एक्स वाई हमने हार्मोनिक का भी प्रूव किया था, तो ट्वाइस एक्स वाई भी हो जाएगा। पर चलो कर लेते हैं, कोई चक्कर नहीं। तो वी एक्स एक्स क्या आ जाएगा, ट्वाइस वाई, वो तो क्या कहते हैं 0 ही हो जाएगा। ऐसी वी वाई क्या आ जाएगा, ट्वाइस एक्स, वी वाई वाई क्या आ जाएगा 0। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 ही आएगा। वी एक्स एक्स प्लस वी वाई वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर v इज हार्मोनिक। आगे समझ बात, सही बात थी, कोई दिक्कत? तो एक क्वेश्चन दिया जाए और बताओ, क्वेश्चन के लिए तैयार हो अगर ये सब सीख गए हो तो? क्वेश्चन, which of the following is or are
हार्मोनिक ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। चलो चेक करो, बताओ कि इनमें से कौन से हार्मोनिक हैं। ठीक है, देखते हैं कौन पकड़ता है। बताओ बताओ। आप लोग के आंसर का इंतजार चल रहा है, बताते जाएं जब जिसका होता जाए। आपको रूल पता ही है कि ट्राई करना, सबको हो जाए तो ठीक है, वैसे तो ये इजी चेकिंग है तो हो ही जानी चाहिए। सूरज ने कहा ए सी डी। सूरज रीजनिंग बताएं, इसमें जो रीजनिंग पकड़ेगा वो ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि बहुत इजी चेकिंग है, सब कर लेंगे। मेन बात है रीजनिंग किसने पकड़ ली। जो टाइम लगा रहे मतलब फंस गया, जो टाइम नहीं लगा रहे यानी कि उसने कर लिया चुपचाप। देखो जब भी क्वेश्चन लगे लेंदी, मतलब उस पर दिमाग लगाना था, हाथ नहीं चलाना था। ठीक है, तो ये लेंदी क्वेश्चन नहीं है। तो जिनको लेंदी लग रहा है इनकी वो हाथ चला रहे हैं, हाथ नहीं दिमाग चलाना है। पर कोई बात नहीं, अगर दिमाग मतलब फिलहाल ट्रिक नहीं पकड़ पा रहे हो तो हाथ चला के मतलब कि सॉल्व करके आंसर बताओ, कोई चक्कर नहीं है। सीख तो जाना ही है अपन ने। कैरन इज चेकिंग सी डी। करो करो, चलो जल्दी से करो सब चेक। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे गेट के 2011 का, बस वीडियो को ख़त्म करेंगे, बाकी का डिस्कशन अगली वीडियो में। निशि ने कहा ACD, ACD के लिए एक और वोट। एंड सूरज ने कहा सम ऑफ टू हार्मोनिक फंक्शन इज हार्मोनिक। पक्की बात है सूरज, ये बात पक्की है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। क्या जरूरी है दो हार्मोनिक फंक्शन का सम हार्मोनिक हो? हरेंद्र ने कहा ACD। अरे सभी लोग बी को क्यों छोड़ रहे हैं, बी में क्या दिक्कत है? काली ने कहा ACD तो है, बी के लिए टाइम चाहिए। ओके काली, टेक योर टाइम। नुजरत ने कहा ABCD। चलो नुजरत ने कहा कि बी भी लगा ही देते हैं, सब लोग गायब करें, हम लगा देते हैं। करें सॉल्व, जल्दी बताओ। मेरे से ना इंतजार नहीं किया जा रहा। कभी कभी ऐसे नहीं होता कि आंसर बताने का मन करता है कि यार यार मैं बता देती हूँ, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, ऐसा वाला मन कर रहा है मेरा। करो फिर, आपको एक और अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा।
एक क्वेश्चन दिया जाएगा और एक होमवर्क दिया जाएगा। हरियन से कहना है बी इज टेकिंग टाइम, कैरन इज गोइंग फॉर ABCD। चलो मैं बताऊं फिर आंसर। निश्चय कह रही है आप भी सॉल्व कीजिए। मैं तो सॉल्व करूंगी नहीं, मैं तो बस बता ही दूंगी आपको। फिर देखो ABCD सही आंसर है जिन्होंने भी दिया। सब लोग अपनी तारीफ में क्या कहते हैं, तालियां बजा लें, क्योंकि सबने मेहनत करी, अच्छी बात है। ACD तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त आपने दिया, अच्छी बात है। B भी होगा। और बिल्कुल काली आपने सही कहा। अरे B में तो दिमाग ही नहीं लगाना था यार। B पार्ट ईजिएस्ट पार्ट था। B कैसा फंक्शन है ध्यान दो। FZ पे जाओ, जो आपने लास्ट में किया वो सबसे पहले करेंगे। कैसा फंक्शन है, पाई क्या है, कोई कांस्टेंट ही तो है। कांस्टेंट को मल्टीप्लाई कर दिया किसी पॉलिनोमियल फंक्शन से। अंदर कुछ भी हो उसकी पावर कोई n नेचुरल नंबर ही तो करें। ये कौन है, चेक करने की भी जरूरत नहीं है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता है, बहुत ही जबरदस्त टाइप का एनालिटिक फंक्शन। हमने अभी एक थ्योरम सीखी थी, क्यों सीखी थी, इसी दिन के लिए सीखी थी कि अगर फंक्शन कैसा है। अरे मैंने कंप्लीट नहीं लिखी है, बोली तो सही थी ना, लिखी अधूरी है। FZ इज एनालिटिक, बोला तो था ना एनालिटिक है। हाँ, तो अगर एनालिटिक हो तो पक्की बात है वो फंक्शंस कैसे हो जाएंगे, हार्मोनिक हो जाएंगे। तो अगर हमने एनालिटिक है देन यू एंड वी आर हार्मोनिक फंक्शंस, अभी अभी सीखी थी, तो इतना ज़बरदस्त तो हार्मोनिक बन जाएगा ये। क्या कह रहे हैं कि यू एंड वी सच दैट FZ है ये वाला फंक्शन। अगर ये पोलिनोमियल फंक्शन है तो पक्का ये एनालिटिक है, तो पक्का इसके यू और वी दोनों कॉम्पोनेंट्स हार्मोनिक होंगे बाय थ्योरम। समझ में आ गया नुज़रत, आपने बिल्कुल सही रीजनिंग बताई है ना। सही है, सबको समझ में आ गया। सबसे ईजीएस्ट पार्ट ये था, अब बाकियों में सॉल्व करना था। अब ये पार्ट तो सॉल्व ही नहीं करना था, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। अभी देखा था ना थोड़ी देर पहले, तो ए और बी पार्ट ईजीएस्ट थे। अब सी और डी पार्ट में क्या है, सी और डी पार्ट में बहुत ध्यान से देखो, एक्स वाई का फंक्शन है। ठीक है, अब एक पार्ट सॉल्व करते हैं, कोई भी एक जो आपको, कौन सा करो, ये कर ले सॉल्व या ये करें, जो आप कहोगे वो सॉल्व हो जाएगा। ये करते हैं चलो। तो इस पूरे फंक्शन को मान लो, क्या मान लो, f मान लो। अब सॉल्व करते हैं, f ऑफ x निकालो, क्या आ जाएगा, पाई रेस पर e कांस्टेंट है, बेकार दिखता है वो कांस्टेंट है, उसको देख के डरने का नहीं है। साइन का क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ √2। अब x के रिस्पेक्ट में करना है तो y वाला सब कांस्टेंट है ना, तो √2 कॉस ये एक्स वाई सब आ जाएगा। और दोबारा जब इसका लिख रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक्स के सेकंड करना है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये आ जाएगा √2y। ठीक है, f डबल डेरिवेटिव कर लो, पार्शियल डेरिवेटिव दोबारा से x के रिस्पेक्ट में, तो पाई रेस पर ही कांस्टेंट है, √2y भी कांस्टेंट है। अब कॉस का क्या हो जाएगा, दोबारा से साइन और नेगेटिव साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन √2xy। अब दोबारा से किसे मल्टीप्लाई करेंगे, √2y से, इसका कर दो स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस पाई रेस पर e इंटू 2y स्क्वायर साइन ऑफ √2xy। ठीक है, अब निकालते हैं f ऑफ y, क्या आएगा, पाई रेस पर e, सेम कहानी, बस x की जगह y लग जाएगा, कॉस ऑफ बताओ क्या होएगा, सही करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब सही किया गया है ना। कॉस ऑफ √2xy और साथ में y के रिस्पेक्ट में करना है तो x वाली जिंदा कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा √2x। ये क्या आ जाएगा, पाई ऑफ ई, सही सही लिखा गया ना। अब f ऑफ डबल y कर लो, तो हो जाएगा पाई ऑफ ई एज इट इज, √2x एज इट इज, कॉस का हो जाएगा वापस से साइन √2xy और √2x क्या है, दोबारा से आ जाएगा पाई रेस पर e इंटू 2x स्क्वायर साइन ऑफ √2xy। क्या सबका ये आया है, कुछ अलग आया किसी का, बताओ। सी पार्ट होगा या नहीं, यही डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, सही है सब। अब करो जरा ऐड, f ऑफ xx प्लस f ऑफ yy। आगे सी पार्ट नहीं बनेगा है ना, सी पार्ट नहीं बन रहा है, करना जरा ऐड, क्या आएगा, यहाँ पे तो y स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, तो 0 नहीं बन रहा है इन जनरल, तो ये आ जाएगा
ट्वाइस पाई ई साइन ऑफ √2 एक्स वाई कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, विच इज़ नॉट ज़ीरो इन जनरल जब तक एक्स और वाई बराबर ना हो। ये सिर्फ ज़ीरो तब होगा जब एक्स और वाई बराबर हो, तो ये फंक्शन हार्मोनिक सिर्फ तब होगा जब एक्स और वाई बराबर हो। ज़्यादा बह गए हम, है ना? तो ये नहीं हो पाया बराबर, क्योंकि अंदर एक्स और वाई का प्रोडक्ट आया और कॉम्पोजिशन हमने कर दी है, और उसके बाद उसको हमने चेन रूल लगा के डेरिवेटिव किया, तो सी पार्ट नहीं आया। तो कभी कभी बहुत दिखता हुआ आंसर भी सही हो, ज़रूरी नहीं है। अब डी पार्ट देखते हैं, डी पार्ट हो जाएगा या नहीं हो पाएगा? डी पार्ट में साइन एक्स वाई फिर से अटकेगा, तो देयरफॉर एफ इज़ नॉट हार्मोनिक अगर एक्स और वाई डिस्टिंक्ट है। अगर एक्स और वाई सेम ले लिए तब हो जाएगा। फॉर ऑल एक्स और वाई इट इज़ हार्मोनिक ओनली व्हेन एक्स इज इक्वल टू वाई। मैंने कुछ गड़बड़ करी है क्या? कॉस के अच्छा है, माइनस साइन लगा लेते हैं। ठीक है, माइनस साइन लगा दो, चलो ठीक है, माइनस कॉमन ले लो। फिर भी इन जनरल वही बात आ गई, हार्मोनिक तो नहीं आया, है ना? निशिनी का सब लोग एक दूसरे को देखकर आंसर दे दिया। हाँ, ऐसा ही हुआ। मेरी अलमारी में देख ले, राइट वाली, पीछे। ठीक है, तो कभी कभी बहुत दिखने वाले भी नहीं होते हैं। ऐसी डी पार्ट देखो, डी पार्ट भी देख लेते हैं। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स वाई प्लस साइन ऑफ एक्स वाई। इसको फिर से मान लो, कोई फंक्शन मान लो जी मान लिया। जी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स करो, क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल एक्स वाई इंटू वाई प्लस इसका क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स वाई इंटू वाई। अब ज़रा जी डबल एक्स करो, क्या आएगा? वाई स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। ये आ जाएगा माइनस ऑफ वाई स्क्वायर साइन ऑफ एक्स वाई। ठीक है यहाँ तक? सूरज ने कहा मैंने तो तुक्का मार दिया। वाह वाह, सबकी बातें पकड़ी जा रही हैं, अभी पोल खुल रही है सबकी। जी इज इक्वल टू, ये तो जी तो यही है एक्सपोनेंशियल एक्स वाई। अभी जी वाई के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। एक्सपोनेंशियल एक्स वाई इंटू एक्स प्लस साइन ऑफ एक्स वाई का क्या हो जाएगा? आपकी बार किसके रिस्पेक्ट में करना है? वाई के रिस्पेक्ट में, तो एक्स कॉन्स्टेंट कॉस ऑफ एक्स वाई। अब डबल वाई करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर एक्सपोनेंशियल एक्स वाई आगे माइनस एक्स स्क्वायर साइन एक्स वाई। अब जरा ऐड करना, बताओ जीरो बन रहा है क्या इन जनरल? बन रहा है गजब। जीरो नहीं बन रहा ना? एक्सपोनेंशियल एक्स वाई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड अगर कॉमन ले लोगे माइनस साइन एक्स वाई तो फिर से बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को कॉमन ले लो तो भी एक बढ़िया फंक्शन बचेगा, पर जो इन जनरल ज़ीरो नहीं बनने वाला है। एक्सपोनेंशियल एक्स वाई माइनस साइन ऑफ एक्स वाई। तो इससे क्या पता लगा? इससे पता लगा कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन, यहाँ पे एक्स और वाई फंक्शन कैसा था? हार्मोनिक था, तो ज़रूरी नहीं उस फंक्शन का कॉम्पोजिशन भी हार्मोनिक हो जाए। काली ने कहा मैंने कुछ अलग सोचा था, वो नहीं होगा। क्या सोचा था आपने काली, ये भी बता दें। निशि ने सिर्फ ए सॉल्व करा और उन्होंने सोचा कि मैम ने दिए हैं सारे तो हो ही जाएंगे, तो इसलिए द करेक्ट आंसर वाज ए एंड बी पार्ट। ए में बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना था, बी में तो बिल्कुल ही नहीं लगाना था, थ्योरम से करना था, एंड सी और डी पार्ट भावुकों के सब लोग ने टिक किया, वो बिल्कुल सही नहीं था, वो हार्मोनिक नहीं है। ठीक है, चलो फिर एक होमवर्क क्वेश्चन। एक क्वेश्चन तो हमने जैसा सुबह किए वैसा ही है, तो इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग तुरंत दे दें जल्दी से, और फिर एक होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन अभी करना है, एक होमवर्क क्वेश्चन है, या फिर इसको भी होमवर्क देते हैं, ये कल बता देना, बहुत सिंपल जैसा है। क्वेश्चन कहाँ गया? ये रहा। लेट, ये भी गेट का, ये 2011 का है, तो अब देख लो ये एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, बार बार ही नजर आता है पेपर में, तो आप देख लेना इतना आसान क्वेश्चन बार बार पेपर में आ रहा है, तो बच्चे इतने आसान क्वेश्चन में भी गलती करते हैं तभी बार बार आ रहे हैं। तो आपको मालूम है कैसे करना है, जिसने आंसर अभी दे दिया अच्छी बात है, वरना कल इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट एफ जेड बी एन एंटायर फंक्शन सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ जेड
स्ट्रिक्टली लेस देन, नहीं लेस देन इक्वल टू कर लेते हैं, के ऑफ जेड फॉर ऑल जेड बिलोंगिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स फॉर सम के ग्रेटर देन 0 इफ f ऑफ 1 इज इक्वल टू आयोटा। अब अगर f ऑफ 1 की वैल्यू आयोटा आ रही है देन f ऑफ आयोटा इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 1 की वैल्यू गिवन है, आयोटा की पूछ रहे हैं। जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था 2013 वाला, उसका बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, आपको मालूम है दिमाग कैसे लगाना है। कोई एग्जाम्पल लेके देख लो, सब कुछ आपको ऑलरेडी मालूम है। अब देखते हैं कौन सही से करता है। होमवर्क क्वेश्चन है, कल आंसर बताना, कल डिस्कस करेंगे और कल आगे का जो भी टॉपिक है वो पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स में। चलेगा? नुज़ुत ने कहा कि सब भावुक हो गए थे, अच्छी बात है। सबको समझ में आ गया ना? हार्मोनिक समझ में आ गया, एनालिटिसिटी समझ में आ गई। ये होमवर्क क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी समझ में आएगी अगर, क्योंकि सबसे पहला क्वेश्चन यही है जिससे हमने शुरुआत की थी। तो मेरे को लगता नहीं आज की में कोई डाउट होगा, सबको मज़ा आया, समझ में सब आया। कोई फीडबैक है वीडियो क्लिप तो आप लोग दे सकते हैं, वरना फिर एक छोटा सा लाइफ लॉजिकल लेसन देखेंगे और फिर वीडियो ख़त्म करेंगे। सब ठीक है, सब बढ़िया? तो आज का लाइफ लॉजिकल लेसन, लॉजिकल में 2 सी आ गए, कोई बात नहीं, चलता है। इफ यू फील लॉस्ट, come back to your breath. ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है और बहुत अच्छी आदत है और बहुत अच्छा लेसन है। अच्छा बताओ, ज़िंदगी में किस किस के साथ ऐसा होता है? बहुत ज़्यादा सबके साथ होता है वैसे तो, ना पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी किसके साथ अभी रिसेंटली ऐसा हुआ है, किसी को याद हो ऐसे कि है ना, क्या ज़िंदगी ऊटपटांग चल रही है, या फिर क्या ऊपर नीचे चल रहा है, सब क्या आगे पीछे चल रहा है, क्यों ही ज़िंदगी में भाग के जा रहे हैं, कहाँ खो गए हम। ऐसा लगता है कि इतनी भीड़ है दुनिया में, हम खो गए हैं, या फिर इतना अकेला लग रहा है कि हम खो गए हैं। तो ऐसा कुछ सबके साथ होता रहता होगा, है ना? ऐसा तो है नहीं कि एक बारी, बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा। तो अपना इससे बाहर आने का एक शॉर्ट तरीका है, जब भी लगे कि खो गए हो ना, ऐसे कुछ खो गया है, अजीब लग रहा है, लॉस लग रहा है, परेशानी सी, बेचैनी हो रही है, खलबली मच रही है, तो क्या करो? तो शांति से जहाँ पे भी हो वहीं बैठ जाओ। मेट्रो में हो बैठ जाओ, स्टेयर्स में हो बैठ जाओ, भाग रहे हो बैठ जाओ, खेल रहे हो तुरंत साइड पे बैठ जाओ। जब भी ऐसा लगे ना, उस फीलिंग को बैठ जाओ। फिर क्या करो? यहाँ पे दिल पे हाथ रखो, दोनों रख लो, एक रखना एक रखो, जैसे मर्जी रख लिया। सीधे थोड़ा सा बैठ जाओ तो ठीक है, टेढ़े बैठो तो भी चलेगा, जैसे मर्जी बैठ जाओ। अब क्या करो? 2-3 लंबी सांसें लो। हाँ बिल्कुल सही बता रही हूँ मैं, यही करना है, लंबी सांसें। पहली 2-3 लंबी सांसों में आवाज़ आएगी, फिर याद रखना अच्छी डीप ब्रेथ होती है, उसमें आवाज़ ना आए, बहुत डीप लो आवाज़ भी ना आए। 2-3 लो। उसके बाद क्या करो? फिर ना आती जाती बस सांसों को देखने लग जाओ। 1-2 मिनट के लिए करोगे तब भी काफ़ी, जितनी देर तक मन करता रहे ऐसा करते जाओ। ठीक है? तो क्या करना है? सांसों पे ध्यान देने लग जाओ। हाँ ये देखो सही में सांस चल रही है। आपको लगेगा हाय भगवान, मतलब सांसें तो कब से चल रही थी, मैंने तो पहली बार देखा है। देखा है किसने? कोई नहीं, ध्यान नहीं दे पाते ना, मतलब इन जनरल हम क्या करते हैं, भागदौड़ में मचे रहते हैं, हमें तो याद भी नहीं रहता कि इतना इंपॉर्टेंट काम चल रहा है। 2 ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है जो हमारी बॉडी के अंदर चलते रहते हैं। एक तो दिल धड़कता रहता है 24 घंटे और सांसें चलती रहती हैं, उस पर ध्यान दो। आधा 1 मिनट भी अगर ध्यान दोगे ना, तो आप देखोगे वो जो टेंशन थी ना दिमाग में चल रही थी, वो सेटल डाउन हो जाएगी और फिर आपको कुछ बेटर लगेगा। अपने आप आपको फिर कुछ समझ में आ जाएगा कि वहाँ से, उस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलना है। इसका एक बहुत ज़बरदस्त एग्जाम्पल है जो हमने थोड़े दिन पहले मोटिवेशनल वीडियो हमने किया था साथ में, उसमें हमने देखा था। सिंपल सा एग्जाम्पल है, थोड़ा सा पार्ट दोहरा देती हूँ कि अगर अपने पास बाल्टी में गंदा पानी है, मिट्टी वाला पानी है, आपको उसे साफ़ करना है। आप जितना मर्जी छाननी लेके, कपड़ा लेके छानते रहो, है ना, छानते रहो छानते रहो, वो बात नहीं आएगी, है ना। आप करते रहो, उसको हिलाते रहो, पानी को साफ़ करने की कोशिश करो, इतना बढ़िया साफ़ नहीं हो पाएगा। दूसरा तरीका साफ़ करने का बताते हैं। बाल्टी को चुपचाप आधे घंटे के लिए साइड पे रख लो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे सारी मिट्टी जो है नीचे सेटल कर जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट आप खुद करके भी देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूजन है, गंदा गंदा पानी जैसे हो जाता है ना, वैसे ही आपके दिमाग में खिचड़ी पक गई है, तो क्या करो?
साइड पे रख दो, खुद को बिठा दो जहाँ पे भी हो, सांसों पे ध्यान दो और फिर आप देखोगे वो जो है ना मिट्टी सेटल डाउन कर जाएगी। वो जो फीलिंग थी लॉस वाली सेटल डाउन कर जाएगी। फिर आपको क्लियर पिक्चर दिखाई देगी, फिर आपको पता लग जाएगा कि अब क्या करने का। ठीक है, ये बहुत सही तरीका है। सौरभ कह रहे हैं वो ऐसा रोज़ करते हैं और उनको आज बहुत मज़ा भी आया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा रोज़ करते हो तो अच्छी बात है, तो करो ऐसा, है ना, बहुत अच्छी बात है। ट्राई दिस, ये बहुत ज़बरदस्त फ्री एडवाइस है और आपको बताया फ्री एडवाइस का क्या है, लेना तो लो वरना जाने तो। पर हमारे यहाँ पे मैंने बोला ना थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम मैथ्स के लोग हैं। लेना है तो लो वरना जाने दो, ट्राई करने के बाद एक बार ट्राई तो कर लो। कभी कभी क्या होता है, हमें लगता है क्या बेकार बात बोल रहे हैं रे, या फिर मैम है तो वैसे बहुत प्यारी, पर कभी कभी ऐसी इलॉजिकल बात करती हैं। ठीक है, जो मुझे मन में आ रहा है ना, तो एक बार क्या करो, उस बात को ट्राई करके देख लो। जैसे नहीं होता कि ठीक है लग तो गलत रही है पर चुपके से ट्राई कर लेते, मैम को कौन सा पता चलेगा हमने ट्राई करें। एक बार ट्राई कर लो और आप देखना बहुत ज़बरदस्त काम कर जाएगी। कर गई तो ठीक है, रख लो, यूज़ करो। नहीं करी तो 2-3 बार ट्राई करके भी देख सकते हो, क्योंकि एक बारी का क्वेश्चन एक बारी में सॉल्व हो जाए ज़रूरी तो नहीं है ना। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी नहीं होता है ना। फिर आपको लगे कि नहीं काम की तो ठीक है, फिर जाने देना। ठीक है, चलो फिर अब हो गया काफ़ी टाइम, भागो यहाँ से। टेक केयर एवरीवन, लॉट्स ऑफ लव, थैंक यू वीडियो को ज्वाइन करने के लिए। आप सब बहुत प्यारे हैं, आप सबके साथ डिस्कशन करके, आप सबके साथ मैथमेटिकल डिस्कशन करके, मैथ्स में टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लगता है। अगर वीडियो सबको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिन सगे संबंधियों के काम आ सकते हैं ये सब बातें, और सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप मेरे साथ कोई भी वीडियो मिस ना करें। बहुत 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 सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। आप सबका नेट का एग्ज़ाम अगर जितनी आप अच्छे से एफर्ट और मेहनत डाल रहे हैं तो पक्का सा क्लियर हो जाए, अच्छी अच्छी रैंक्स आ जाए और सब अच्छा हो। सूरज ने लिखा है मैम मेरे सेमेस्टर 3 का एग्ज़ाम ऑफलाइन होने वाला है, अब कॉलेज के लेक्चर अटेंड सिलेबस करना पड़ता है, कल से प्रेजेंट नहीं रहूँगा, मिस करूँगा, इसलिए नेट की प्रिपरेशन रोकना होगा। सूरज ये तो आपकी कॉल है, आप साथ साथ में भी कर सकते हो, पर अगर आपको लगता है कि आप साथ में नहीं कर पाओगे, आपको डायरेक्ट पहले एग्ज़ाम पे ध्यान देना पड़ेगा, तो बिल्कुल आपको देना चाहिए। तो वेरी मच ऑल द बेस्ट। आप कोशिश करना कि आप अगर लाइव ना देख पाओ तो रिकॉर्डेड बाद में देख पाओ, है ना। पर आपको लगता है फिर भी आप नहीं मैनेज कर पाओगे तो कोई बात नहीं, जैसे आप मैनेज कर पाओ। ऑल द बेस्ट, वी विल मिस यू अ लॉट, सीरियसली। आप अच्छा कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अच्छा डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, अच्छे से पढ़ रहे थे। विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर